हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइली सी ग्लासेस। सो गाइस, आई होप आप लोगों की स्टडी है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है एंड आप लोगों की हेल्थ भी बिल्कुल ओके है। एंड सो गाइस, चलो बिना हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी है उसके अंदर मैंने आप लोगों को सेक्शन 139 का सब सेक्शन 6, 7, 1 एंड 5 करवा दिया। अगर आप लोग को इन सेक्शंस के अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बता सकते हैं। कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो वो मैं आपका रिजॉल्व करके दूंगी। सो हमने अभी तक सेक्शन 139 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम सब सेक्शन 7, 6, 1 एंड 5 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। नाउ आज हम लोग 139 सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसका सब सेक्शन कौन सा क्लोज करेंगे। आज हम लोग करते हैं 1 सब सेक्शन 8। ठीक है। सो गाइस, आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। हम लोग जब ये सेक्शन 139(8) पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या आते हैं, क्लोज आते हैं, क्लोज 1 और क्लोज 2। ठीक है। तो क्लोज 1 के अंदर क्या आएगा, हम जो क्लोज 1 है उसके अंदर तो हम पढ़ेंगे कैजुअल वैकेंसी किसके अंदर आती है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। किसके अंदर, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। और जो कैजुअल वैकेंसी जो क्लोज 2 के अंदर पढ़ेंगे वो क्या आएगी, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कैजुअल वैकेंसी। दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। तो हम लोग, मैं इनको क्या करूँगी, आपको साथ में कंबाइन करके पढ़ा दूंगी तो बिल्कुल ईजी से हो जाएगा। देखो, कैजुअल वैकेंसी का क्या मतलब होता है, मान लो कि कोई किसी ऑडिटर का जो रिटायर ना हुआ हो, यानी कोई ऑडिटर क्या है वो रिटायर ना हुआ हो, यानी जो उसने ऑफिस होल्ड कर रखा हो, लेकिन क्या होता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, ऑडिटर को अपना ऑफिस क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो उस केस के अंदर क्या अराइज हो जाती है, उस केस के अंदर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है। लाइक कंडीशन हम लोग कंसीडर करके जाते हैं, जैसे ऑडिटर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर ऑडिटर की, या फिर किसकी, ऑडिटर की, या फिर जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है। फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, हमारे पास क्या आती है, ऑडिटर के पास क्या आ जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, या फिर ऑडिटर क्या कर देता है, रिजाइन कर देता है। ऑडिटर को क्या करना पड़ जाता है, रिजाइन करना पड़ जाता है। तो इन सभी केस के अंदर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इन सारे केसेस के अंदर जो हमारी कैजुअल वैकेंसी होती है वो क्या होती है, अराइज हो जाती है। ठीक है। वैसे तो देखो, लॉ के अंदर कैजुअल वैकेंसी का कहीं भी कोई भी मीनिंग डिफाइन नहीं हुआ कि इसे हम लोग कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं, तो ऐसा कोई भी मीनिंग है वो लॉ के अंदर डिफाइन नहीं हुआ। बट हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ अजम्पशंस लगाते हैं कि डेथ, रेजोल्यूशन, रिजाइन केस को पढ़कर हमें पता चलता है कि हाँ, ये सारे केसेस को हम क्या बोलते हैं, कैजुअल वैकेंसीज बोलते हैं। देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये देखो हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक मिनट का, इसमें इसको साफ कर देती हूँ थोड़ा सा। सो देखो, हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इन केस ऑफ कंपनी अदर देन कंपनी हुज अकाउंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिटेड बाय द अपॉइंटमेंट बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यानी देखो ये क्या बोल रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नॉन गवर्नमेंट कंपनी की। यानी जिसकी क्या बोल रहा है, जिसका ऑडिटर कौन है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल अपॉइंट नहीं करता। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में हमने पढ़ा था सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर की गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो कौन अपॉइंट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। तो इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि कैजुअल वैकेंसीज के केसेस क्या हो गए, मैंने आपको बता दिया। देखो कैजुअल वैकेंसी के कितने केसेस होते हैं, डेथ के केस में, या फिर डिसोल्यूशन के केस में, डिस्क्वालिफिकेशन के केस में, रिजाइन के केस में क्या होती है, कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है। देखो मैं आप लोगों को एक मिनट समझाती हूँ। देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है, देखो हमारी कैजुअल वैकेंसी। ठीक है। कैजुअल वैकेंसी को मैं CA से लिख रही हूँ। जो हमारी कैजुअल वैकेंसी है वो क्या आती है, या तो डेथ की वजह से, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, डेजोलेशन की वजह से, या फिर क्या आती है, रिजाइन की वजह से। अगर इनमें से कोई भी केस होता है, रिजाइन के अलावा कोई भी केस होता है, अगर गवर्नमेंट अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, कौन सी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। सो देखो, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, यानी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है, अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आती है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन आती है, या फिर डेथ हो जाती है, या फिर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, ये सारी कंडीशन होती है। तो कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है, कैजुअल वैकेंसी फिल करता है बोर्ड। और बोर्ड कितने डेज में, 30 डेज के अंदर BOD हमारा जो है वो कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा। 30 डेज के अंदर बोर्ड फिल करता है। और इन अगर रिजाइन का केस होता है तो क्या होता है कि 30 डेज के अंदर बोर्ड तो फिल कर देगा कैजुअल वैकेंसी, लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, विद इन 3 मंथ हमें क्या चाहिएगी, शेयर होल्डर की AGM या EGM जो भी है,
एजीएम या फिर ईजीएम, उसके अंदर क्या होगा, विद इन 3 मंथ हमें क्या करनी चाहिए, शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिएगी। किसकी अप्रूवल चाहिएगी, शेयर होल्डर की हमें अप्रूवल चाहिएगी। सो देखो, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर हमें पढ़ने को क्या मिला, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कैजुअल वैकेंसी डेथ रेजोल्यूशन के केस में और डिजोल्यूशन के केस में बोर्ड फाइल करता है। कितने दिन में फाइल करता है, 30 डेज में फाइल करता है। कौन फाइल करता है, बोर्ड फाइल करता है और 30 डेज के अंदर फाइल करता है। ठीक है, अगर क्या होता है, बोर्ड फाइल करता है इन केस में, अगर रिज़ाइन का केस होता है, अगर ऑडिटर क्या करता है, रिज़ाइन करके जाता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, कौन करता है, कैजुअल वैकेंसी फाइल कौन करेगा, बोर्ड ही फाइल करेगा। लेकिन कब करेगा, फाइल तो कर देगा, लेकिन उसके 3 मंथ के विद इन 3 मंथ हमें क्या चाहिए होती है, शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए होती है। किसकी अप्रूवल चाहिए होती है, शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए। तो इस तरह से क्या होती है, कैजुअल वैकेंसी फाइल करती है। इसका सेक्शन कौन सा है, इसका सेक्शन है हमारे पास 139 सब सेक्शन 8 क्लोज 1। ये सेक्शन बताता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी कैसे करेगी, अब कैजुअल वैकेंसी को फाइल कैसे करेगी। सो गाइज, एज यू नो कि मैं फ़ोन पे क्या करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है मैं आप लोगों को इतना क्लियर अच्छे से पढ़ा पाऊँ, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। बिकॉज क्या होता है, अभी मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल घटिया आती है, मैं इतना क्लियर प्रॉपर लिख नहीं पाती। बट आई होप गाइज आप लोगों को मतलब यू कैन मैनेज इट और समझ आता ही होगा आप लोगों को। सो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लो आप लोग अभी। ठीक है, जैसा भी चल रहा है चलने दो एक बार तो। सो आप लोगों को ये केस समझ आया, ये क्या है हमारा, ये हमारा है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 क्लोज 1। ये किसके बारे में बताता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी कैसे फाइल होगी। ये क्या है, हमारी प्रोसेस है। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, बुक के थ्रू गो थ्रू कर लेते हैं। सो नाउ देखो, अभी हमें यहाँ क्या बताया हुआ है, देखो ये क्या बोल रहा है कि जो कैजुअल वैकेंसी है वो कौन फाइल करता है, बोर्ड फाइल करेगा विद इन 30 डेज के अंदर। और अगर हमारा केस क्या होता है, रिज़ाइन का होता है, तो उस केस में क्या करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड, जो ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया वो अप्रूव्ड कौन करेंगे, जनरल मीटिंग के अंदर कौन करेंगे, वो ईजीएम हो सकती है या एजीएम हो सकती है। विद इन 3 मंथ कौन करेगा, बोर्ड से, बोर्ड को क्या करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देखो गाइज, रिज़ाइन के केस में क्या हुआ, ऑडिटर के अब शेयर होल्डर की अप्रूवल क्यों लगाई गई, आपको इसका एक रीज़न देती हूँ। देखो मान के चलो, क्या हुआ, जो डिज़ाइन वाला केस है उसके अंदर हमें क्या चाहिए होती है, शेयर होल्डर की अप्रूवमेंट चाहिए होती है विद इन 3 मंथ। ऐसा ये सिचुएशन क्यों लेके आया, मतलब लो को ऐसा क्यों लगा कि भैया ना रिज़ाइन के केस में हमें शेयर होल्डर की अप्रूवल भी चाहिए। देखो ऐसे क्या होता है कि जैसे मान लो ऑडिटर को कोई फ्रॉड वगैरह पता चला, तो उसको ये लगता है कि अगर उसने डायरेक्टर वगैरह को, शेयर होल्डर को बताया, तो अगर डायरेक्टर के पास ठीक है, अगर डायरेक्टर और शेयर होल्डर को बताया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्शंस लेंगे। अब जो ऑडिटर है उसको लगता है कि मतलब इसमें कुछ फ्रॉड वगैरह है, और है ना जो डायरेक्टर है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है वो ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। अगर डायरेक्टर जानबूझकर क्या करते हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, हमारे ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं करवा रहे। अगर डायरेक्टर सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिटर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, तो जो हमारा ऑडिटर होगा वो क्या कर पाएगा, फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी ऑडिटर के ऊपर क्या लगाई जा रही है, लिमिटेशन ऑन स्कोप, लिमिटेशन ऑन स्कोप। यानी उसको क्या किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है कि तुम ये नहीं करोगे, तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। तो ऑडिटर इस केस के अंदर क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा लो का पर्पस क्या था, 3 शेयर होल्डर की अप्रूवल का, कि एटलीस्ट शेयर होल्डर को पता तो चले कि ऑडिटर ने रिज़ाइन क्यों किया, यानी किस वजह से ऑडिटर ने रिज़ाइन किया। तो इसलिए क्या चाहिए हमें, शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होती है कैजुअल वैकेंसी को फाइल करने के लिए। अदर केस में तो क्या होता है कि ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल था उसको कंटिन्यू करना, तो वो क्या कर गया, उस केस के अंदर तो क्या कर देगी, बोर्ड अपॉइंट कर देगी। लेकिन जो रिज़ाइन वाला केस था उस केस के अंदर हमारे शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि ऑडिटर ने रिज़ाइन क्यों किया। तो इसके पीछे का रीज़न है ये है कि लो ने इसलिए शेयर होल्डर की जो है अप्रूवल मांगी है कि शेयर होल्डर की अप्रूवल हमें चाहिए। ठीक है, अब बताते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CNDAG अपॉइंट करता है। यानी हमारा ये कौन सा केस आ गया, गवर्नमेंट कंपनी का केस आ गया। कौन सा केस आ गया, गवर्नमेंट कंपनी का केस। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया वो क्या होगा, 30 डेज के अंदर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा,
हमारा जो कैजुअल वैकेंसी है उसको फाइल करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। अगर जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो क्या होता है, फेल हो जाता है, तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कौन करेंगे, बोर्ड क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा ऑडिटर को। ठीक है, हर केस में इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई रिज़ाइन का या फिर कोई डेजुलेशन का अलग अलग केस कोई भी डिफाइन नहीं है, चाहे वो रिज़ाइन का हो, चाहे वो डेजुलेशन का हो, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन का हो, या चाहे वो रिजाइन का हो, हर केस के अंदर क्या होगा, यही प्रोसेस चलेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई डिज़ाइन के लिए अलग से प्रोसेस नहीं है, और यहाँ पे कोई शेयर होल्डर की हमें अप्रूवल नहीं चाहिए गवर्नमेंट कंपनी के केस में। ठीक है गाइस, ये देखो यहाँ पे हमें एक चार्ट में शॉर्ट नोट भी दिया हुआ है। देखो क्या होता है, इसमें बताया हुआ है कि फाइलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी अदर देन कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, यानी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कौन फाइल करता है, 30 डेज के अंदर बोर्ड फाइल करेगा। और इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन, अगर रेजिग्नेशन का केस है तो बोर्ड को क्या लेनी पड़ेगी, एजीएम के अंदर शेयर होल्डर को अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। एजीएम के अंदर क्या करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर को अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, और वो कब लेनी पड़ेगी, 3 मंथ के विद इन 3 मंथ क्या होगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नाउ उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे गाइस, ये यहाँ पे एजीएम और ईजीएम दोनों हो सकते हैं, एजीएम भी हो सकते हैं और ईजीएम भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि कैजुअल वैकेंसी के बाद ही विद इन 3 मंथ क्या हो, एजीएम हेल्ड हो जाइए। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, ये देखो ये क्या बोल रहा है कि जो अप्रूवल लेनी पड़ेगी हमें, किसकी, कंपनी को, किसकी, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो क्या होनी चाहिए, 3 मंथ में होनी चाहिए एट जनरल मीटिंग। यानी जनरल मीटिंग के अंदर क्या होता है, दोनों जनरल मीटिंग्स इंक्लूड होती है। जनरल मीटिंग के अंदर क्या होता है, दोनों इंक्लूड होता है, एजीएम भी और ईजीएम भी। ठीक है, तो एजीएम या ईजीएम किसी भी हो, विद इन 3 मंथ हमें क्या लेनी पड़ती है, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एजीएम प्लस ईजीएम दोनों इंक्लूड होंगे। उसके बाद आता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कोई भी केस हो, उस केस के अंदर क्या होगा, CNDAG विद इन 30 डेज करेगी। अगर CNDAG क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर देते हैं, कैजुअल वैकेंसी को फिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हमें एक सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 का प्रोविज़न दिया हुआ है। ये आपको जब हम 140 पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे भी आपको क्या होगा, ये सारा प्रोविज़न मिलेगा। सो 140 क्या बताता है, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। किससे रिलेटेड है ये 140, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड है। तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा प्रोविज़न है दिया हुआ है कि कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी डिटेल में आपको ये सेक्शन 140 के अंदर डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, जो हम लोग 139 कंप्लीट होने के बाद करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि कोई भी ऑडिटर जो रिज़ाइन करता है कहाँ से, कंपनी से, शैल फाइल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। यानी कोई भी जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, रिज़ाइन कर रहा है, तो उसे 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, एक एडिटेड 3 फॉर्म के अंदर किसको बताना पड़ेगा, इस ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यानी विद इन 30 डेज उसे क्या करना पड़ेगा, ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट कंपनी से फाइल स्टेटमेंट विद CNDAG अलोन विद द कंपनी। यानी देखो अगर गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो हमें क्या होगा, CNDAG और ROC दोनों को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज के अंदर कि हमने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया है, और साथ में उसे रीज़न भी बताना पड़ेगा कि उसने रिज़ाइन क्यों किया। ठीक है, और अगर ROC का केस है, अगर क्या है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का केस है, तो हमें सिर्फ ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है अगर हमारा जो ऑडिटर है वो फेल हो जाता है कि किसको, ROC को इन्फॉर्म करने में। अगर गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो ROC एंड CNDAG को इन्फॉर्म करने में। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा ऑडिटर है वो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी उससे कितनी, 50,000 रुपीज़। ठीक है, और रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर, यानी रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर और 50,000 विच एवर इज क्या दिया, लेस, जो भी दोनों में से लेस होगा वो एंड यहाँ पे क्या दिया, एंड। और अगर कंटिन्यू फेलियर रहता है, क्या रहता है कंटिन्यू, यानी अगर क्या हुआ, ऑडिटर 30 डेज चले गए, ऑडिटर को पता है कि उसे फाइल करना है, फिर भी उसने फाइल नहीं किया, डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो उस पर क्या लगेगी, 500 रुपीज़ ईच डे पेनल्टी लगेगी। जो और ईच डे पेनल्टी क्या लगेगी, 500 रुपीज़ ईच डे, हर दिन की। मतलब अगर उसने 5 दिन तक एक्स्ट्रा फाइल नहीं किया, 30 डेज के बाद उसने क्या किया, 36 डे किया, तो 35 डेज यानी 5 दिन बीच में एक्स्ट्रा हो गए, तो उसके लिए क्या होगा, हर दिन उसे 500 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे एज अ फाइन। और ये पेनल्टी मैक्सिमम एक्सटेंड कब होगी, 5 लाख रुपए से ज़्यादा तुम्हें पे नहीं करना, मतलब मैक्सिमम कितनी होगी, 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है, और उसके बाद आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट प्रोविज़न रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सो गाइज, जो ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है ये कहाँ कवर होता है, ये कवर होता है आपके
जो ये आपको इम्पोर्टेंट प्रोविज़न दिया हुआ है ये आपका सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 को कवर करता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन आप इसको लिख लीजिएगा, सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 क्या बताता है हमें, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी ऑडिटर की रीअपॉइंटमेंट कब कब होगी। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, केस स्टडी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला केस कंसिडर करके चल लेंगे। ये क्या बोल रहा है, C.A. डोनाल्ड अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ PS लिमिटेड एट द रेमुनेशन ऑफ 30,000, यानी 30,000 का उसे रेमुनेशन दिया जा रहा था। आफ्टर द 4 मंथ ऑफ द कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस, यानी 4 मंथ के बाद में ही कुड नॉट कंटिन्यू होल्ड द ऑफिस, उसने क्या किया, ऑफिस कंटिन्यू होल्ड नहीं कर सकता। ऑफ द ऑडिटर एज ए वाइफ गोट अ गवर्नमेंट जॉब इन द डिस्टेंस प्लेस, ऐसे दूसरी जगह पे क्या हुआ, उसकी वाइफ की जॉब लगी एंड नीड टू शिफ्टेड अलोन विद हर place, thus they resigned from the company and did not perform the responsibility relating to the final statement of the company, indicating the reason and the other fact may be relevant with regarding the तो how many fine the punishable with, तो देखो हमने जो पढ़ा था इसके अंदर बोल दिया ऑडिटर ने रिज़ाइन दे दिया और उसने क्या नहीं किया, रिज़ाइन देने के बाद स्टेटमेंट को उसने क्या नहीं किया, फाइल नहीं किया, तो पेनल्टी क्या क्या लगी, हमने क्या पढ़ा था 50,000 रुपये, और क्या पढ़ा था 50,000 रुपये और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर लेस, और एंड क्या कंडीशन थी कि अगर ऑडिटर क्या जो कि एक्सटेंड हो सकती है कहाँ तक, 5 लाख रुपए तक। अगर ऑडिटर क्या करता है, कंटिन्यूसली डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसे क्या होगा, 500 रुपये क्या करने पड़ेंगे, हर डे क्या करने पड़ेंगे, जमा कराने पड़ेंगे, जब तक डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कंटिन्यू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 कि अगर जो फाइन जो बताया हुआ है, फाइन ऑफ द वन कंपनी एक्ट शैल नॉट बी लेस देन 3,000 बट मे एक्सटेंड टू 5 लाख, यानी जो उसका यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 50,000 और रेमुनरेशन, लेकिन यहाँ पे जो 143 यहाँ पे जो एक सेक्शन हमने यहाँ पे भी इसका डिस्कशन देखा था, यहाँ पे तो 142 था, अब जो सेक्शन हमारा 143 है उसके अंदर बताया हुआ है कि अगर उसकी फाइन भी लगती है तो वो 30,000 से लेकर में 5 लाख तक एक्सटेंड होगी। ये आपको सेक्शन 140 के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। सो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो सेक्शन है वो सेक्शन है 139 ही है, लेकिन उसका जो सब सेक्शन है वो कौन सा है, 9। सब सेक्शन 9 के बारे में हम डिस्कस करके चलते हैं। देखो इसकी हेडिंग क्या है, पहले हम हेडिंग देखते हैं। इसकी हेडिंग है प्रोविज़न रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी हम ऑडिटर को अपॉइंट कब कर सकते हैं। देखो पहले बताया कि हम जो हमारा ऑडिटर है वो रिटायर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, कहाँ पे, जनरल मीटिंग में। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 3 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर ये 3 कंडीशन हम फुलफिल कर देते हैं तब तो हम क्या कर सकते हैं, रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते। सबसे पहली बात हमें बताइए कि रिटायरिंग ऑडिटर है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो हम तो उसे चाहकर भी अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि अनविलिंगनेस, जो हमारा ऑडिटर है जो रिटायर हो रहा है उसने अनविलिंगनेस ना बताई हो, मतलब उसने ऐसे ना कहो कि नहीं मुझे अपॉइंट नहीं होना, वो अपॉइंट होना चाहता हो, ठीक है। और एक स्पेशल रेजुलेशन है वो पास नहीं किया हो, कहाँ पे, जनरल मीटिंग के अंदर, कि हम लोग जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। तो इन 3 केसेस के अंदर हम क्या होगा, वापस क्या हो सकते हैं, रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है, एट द एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंट और रीअपॉइंट एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू टिल द कंक्लूजन। देखो अब जो ये सेकंड दिया हुआ है, अगर कोई भी ऑडिटर क्या नहीं होता, अपॉइंट नहीं होता, ये कहाँ लिखी हुई है ये बात, 139 सब सेक्शन 10 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अगर कोई भी ऑडिटर क्या नहीं होता, अपॉइंट नहीं होता या फिर रीअपॉइंट नहीं होता, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑडिटर होता है वही क्या हो जाता है, कंटिन्यू करता है ऑफिस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बता रहे कि हमने क्या करी, जैसे हमारा जो ऑडिटर था, ठीक है, वो क्या हो गया, उसका टर्म फिनिश हो गया, ठीक है, उसको क्या करना है, अब हमें एक नया ऑडिटर लाना है। अगर नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता, जो हमारा पुराना ऑडिटर है वही क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। और ऐसा मान लिया जाएगा, मतलब एजीएम तो होगी बट ये सिर्फ आप नॉलेज के लिए मान लो कि ऐसा हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि एजीएम हुई नहीं। अगर एजीएम होती तब तो क्या करते, हम ऑडिटर को हटा देते और नया ऑडिटर ले आते। अगर अब एजीएम ही नहीं हुई, मतलब हम एजीएम तो हुई है हमारी, लेकिन क्या हुआ, नया ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हुआ, तो हमारा जो पुराना ऑडिटर है वही क्या हो जाएगा, अपॉइंट हो जाएगा वापस से। सो आई होप गाइस आप लोगों को इतना समझ आया होगा जो मैंने पढ़ाया। अभी हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके चलेंगे। तो अभी मैं आपको समरी बता देती हूँ इसकी पूरी। देखो हमने क्या क्या डिस्कस करा आज। तो देखो अभी तक हमने, देखो आज जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था सेक्शन 139 सब सेक्शन 8, ठीक है, क्लोज 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कैजुअल वैकेंसी है वो कौन फाइल करता है, बोर्ड फाइल करता है, कितने देर में, 30 डेज के अंदर बोर्ड कौन फाइल करता है,
बीओडी फाइल करता है, ठीक है। ये कौन सा केस था, डेजुलेशन का केस था, डिस्क्वालिफिकेशन का केस था, या फिर डैश के केस में क्या करते हैं हम, बोर्ड 30 डेज़ के अंदर फाइल करता है। अगर यही केस क्या होता है, रिज़ाइन का होता, अगर ये क्या केस क्या होता है, रिज़ाइन का होता, तो कौन करता, विद इन 3 मंथ हमें क्या करना पड़ता है, जनरल मीटिंग, वो चाहे एजीएम हो, चाहे वो क्या हो, ईजीएम हो, चाहे वो एजीएम हो या फिर वो ईजीएम हो, हमें क्या करना, अप्रूवल लेनी पड़ती, हमें क्या लेनी पड़ती, अप्रूवल लेनी पड़ती, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती विद इन 3 मंथ, एजीएम या फिर ईजीएम कोई भी हो सकता है। ये था हमारा सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 क्लोज 1, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 और क्लोज 2, ये किसके लिए था, अदर देन, ये था गवर्नमेंट कंपनी के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, कोई भी केस हो, चाहे वो डेजुलेशन का केस हो, चाहे वो डिज़ाइन का केस हो, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन का केस हो, चाहे वो डेथ का केस हो, हर केस में क्या करता है, C&AG क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, यानी कैजुअल वैकेंसी को कौन फाइल करेगा, C&AG फाइल करेगा 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। अगर C&AG क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, अगर C&AG क्या हो जाता है हमारा, फेल हो जाता है, ठीक है। अगर C&AG हमारा फेल हो जाता है, अगर C&AG फेल हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं विद इन 30 डेज, यानी नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। और इसके लिए हमें कोई भी क्या है, शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए होती, शेयर होल्डर अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये तो हमारा हो गया कैजुअल वैकेंसी का पूरा, ठीक है। उसके बाद जो हमने हमारा टॉपिक डिस्कस किया था वो था सेक्शन 139 सब सेक्शन 9। इसमें था क्या, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी ऑडिटर को हम रीअपॉइंट कब कर सकते हैं। हमने इसके अंदर 3 कंडीशंस देखी थी। पहली कंडीशन तो क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी, वो क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी कि हमारा ऑडिटर डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ हो, अनविलिंगनेस ना दिखाइए उसमें, अनविलिंगनेस, ठीक है, अनविलिंगनेस ना दिखाइए, और एक SR पास ना किया गया हो कि हम लोग रिटायरिंग ऑडिटर को वापस अपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये थी हमारी 3 कंडीशन रीअपॉइंट करने की हमारी रिटायरिंग ऑडिटर को। उसके बाद आता था, हमने पढ़ा था सेक्शन 139 सब सेक्शन 10, जिसके अंदर हमें बताया था कि नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अगर हमारा कोई भी ऑडिटर क्या नहीं होता, अपॉइंट नहीं होता किसके अंदर, एजीएम के अंदर, तो हमारा जो रिटायरिंग ऑडिटर होता है वही क्या हो जाता है, डिम टू बी अपॉइंटेड, यानी वही ऑडिटर क्या करता है, कंटिन्यू करता है, ऑफिस को होल्ड करता है, जब तक कि नया ऑडिटर क्या नहीं हो जाता, अपॉइंट नहीं हो जाता, तब तक हमारा रिटायरिंग ऑडिटर ही क्या करेगा, उसे कंटिन्यू करेगा। ये था हमारा 139 सब सेक्शन 10। सो उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोविज़न और देखा था इसके अंदर, वो था 140 सब सेक्शन 2। तो ये किसके बारे में था, ये बताता है कि जो हमारा जो ऑडिटर है, ऑडिटर क्या कर रहा है, रिज़ाइन कर रहा है। अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, रिज़ाइन कर रहा है, तो उस केस के अंदर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अगर वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर था तो उसे क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज़ के अंदर ROC के अंदर क्या करना पड़ेगा, ADT 3 फॉर्म। देखो अगर आपको फॉर्म के नंबर याद रहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं भी याद रहते हैं तो चलो इट्स ओके, कोई नहीं, चल जाएगा, बट अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ADT 3 के अंदर क्या करेगा, वो लोग ROC को इंटीमेट करेगा कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है, और उसके अंदर साथ साथ क्या बताएगा, रीज़न भी बताएगा कि मैंने इस वजह से क्या किया, रिज़ाइन किया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है, हमने इसी के अंदर देखा था, अगर वो क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर होता है, तो वो विद इन 30 डेज ROC को तो इंटीमेट करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ किसको, C&AG को भी इंटीमेट करेगा कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, और उसका रीज़न क्या है, डिज़ाइन कर दिया और उसका रीज़न क्या है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करके चलते हैं। सो ये था हमारी आज की क्लास का कंक्लूजन। तो गाइस आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना रोटेशन वाला जो प्रोविज़न है वो कंप्लीट करके चलेंगे। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपको जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ उसमें क्लैरिटी मिल रही है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे कहीं से भी मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी, ओके गाइस। सो अगर आपको कोई भी पॉइंट है जो आप चाहते हो कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कोई भी टॉपिक है, तो प्लीज़ आप मुझे रिकमेंडेड कर सकते हो वो पॉइंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके गाइस। सो और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें मेरी वीडियोस को, ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं, ओके गाइस। थैंक यू सो मच गाइस प्लीज़ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, बिकॉज आपको पता है मैं फ़ोन पे वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, बट फ़िलहाल तो अभी पॉसिबल नहीं होता मेरे से।
तो नहीं हो पाता, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करके चलो। ओके गाइस, बाय बाय, स्टे हेल्थी, ऑलवेज कीप स्माइल गाइस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।